सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ेंगे मनी चैप्टर हम लोगों मैक्रो इकोनॉमिक्स में है। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाइए, जो भी लेक्चर्स अभी तक मैंने डाले हैं उनको देखिए, और जो भी अपकमिंग लेक्चर्स होंगे वो मैं उसी प्लेलिस्ट में ही अपडेट करूंगा। ठीक है ना। मनी चैप्टर पढ़ते हैं। मनी का मीन्स क्या होता है सबसे पहले ये तो जानेंगे। सबसे पहली बात देखिए, मनी क्या है। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी चीज़ हमें की एक्सचेंज करनी है, कोई भी चीज़ हमें जैसे चाहिए तो हम मनी दे के उससे ले लेते हैं। तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज के रूप में एक्सचेंज करने के काम आता है मनी। ठीक है। अब इंडिया में मनी क्या है? रुपी। ठीक है। यूएसए में क्या है? डॉलर। ठीक है। यूएसए में क्या है? डॉलर है। इंडिया में क्या है? रुपी है। तो रुपी, डॉलर, ये सब मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यूज करे जाते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है। अब लिखा है कि इन ओल्डर डेज, पुराने दिनों में क्या होता था, गुड वर एक्सचेंज और गुड्स होते थे। गुड्स के बदले गुड्स चेंज करे जाते थे, तो उसे हम बार्टर सिस्टम बोलते थे। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है कि ये तो उतना अभी आप लोग पढ़ेंगे उतना समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये क्या लिखा है। इनिशियली शुरुआत में क्या हुआ, शुरुआत में हमारे यहाँ एलॉय मेटल के कॉइन चलते थे, फिर उसके बाद पेपर मनी चलने लगे, फिर उसके बाद प्लास्टिक मनी चलने लगा, प्लास्टिक मनी और ई मनी चलने लगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर वगैरह, प्लास्टिक मनी जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब चलने लगे। तो ये सारे हमारे एज अ एक्सचेंज यूज करे जाते हैं। एक्सचेंज करने में हमारे ये सब यूज करे जाते हैं। ठीक है। ओरिजिन ऑफ मनी, ओरिजिन ऑफ मनी, ओरिजिन और या इवोल्यूशन ऑफ मनी इज रिलेटेड टू द फैसिलिटेट एक्सचेंज। मनी के ओरिजिन होने से हमारा जो एक्सचेंज है वो बढ़ गया, हम एक्सचेंज करने में और हमें आसानी हो गई चीज़ों को। ठीक है। और आज के टाइम मनी क्या है? मनी एज अ कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है। अब देखिए लिखा है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के कुछ फीचर्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, मनी के क्या है? कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर्स क्या है? मनी का स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि सेविंग एविंग करते हैं हम लोग, मनी को स्टोर करते हैं। मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, मनी के थ्रू हम किसी चीज़ की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास कुछ भी है, ये पेन है मान लीजिए, तो पेन की वैल्यू कैसे मेजर करेंगे? पेन की वैल्यू मनी के थ्रू मेजर कर सकते हैं। ठीक है। तो मनी के थ्रू हम किसी चीज़ की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। मनी के थ्रू हम स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट कर सकते हैं। मतलब मनी के थ्रू हम फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं। डिफर्ड पेमेंट मतलब क्या होता है? डिफर्ड पेमेंट मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। देखिए यहाँ लिखा है, मतलब मनी के थ्रू हम बाद में किसी को पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सब मनी के फीचर्स हैं। बस सबसे पहली बात, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी के थ्रू हम कोई भी चीज़ एक्सचेंज कर सकते हैं, मनी को हम स्टोर कर सकते हैं, मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू है, और मनी को स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट, मनी के थ्रू हम फ्यूचर पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ लाइन भी लिखी, मनी इज वॉट, मनी इज वॉट, मनी क्या है? जो मनी, मनी डस, जो मनी करता है। ठीक है। तो मनी इज वॉट मनी डस, ये लाइन एक अच्छी है, इसको आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ मनी, बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी, बेसिक फंक्शन ऑफ मनी मैंने अभी बता दिया। डेफिनेशन ऑफ मनी तो उतना अभी मैंने बता भी दिया है उसे। देखिए मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी सर्व एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, और मनी के थ्रू हम मेजर करते हैं वैल्यू किसी की, और मनी एज अ डिफर्ड फॉर स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट मतलब क्या होता है? फ्यूचर पेमेंट, जो हम बाद में पेमेंट कर सकते हैं। मनी के थ्रू हम फ्यूचर पेमेंट आसानी से कर सकते हैं, किसी को बाद में पैसा देना है तो हमें बाद में दे सकते हैं। ठीक है। अब बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में क्या होता था? गुड वर एक्सचेंज फॉर गुड्स होते थे। ठीक है ना। तो गुड्स फॉर एक्सचेंज फॉर गुड होते थे। जैसे कि मान लीजिए, आप जानते ही हैं, जैसे सामने वाले को वीट चाहिए और हमें राइस चाहिए, तो वो किस बंदे को ढूंढेगा? जो उसे वीट, उसका वीट ले ले और उसे राइस दे दे। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके पास टीवी है। ठीक है। ये आपके पास क्या है? एक मिनट रुकिएगा। जैसे आपके पास टीवी है और सामने वाले के पास है वॉच है। ठीक है। और सामने वाले को वॉच है उसके पास, और उसे क्या चाहिए? वॉच के बदले, उसे वॉच के बदले मान लीजिए क्या कहते हैं कि वो चाहिए, बुक्स चाहिए। ठीक है ना। वॉच के बदले बुक्स चाहिए। और आपके पास टीवी है, आपको टीवी के बदले क्या कहते हैं कि मान लीजिए राइस चाहिए। ठीक है ना। तो एक्सचेंज तभी होता है जब सामने वाले के पास जो हो, सामने वाले को जो चाहिए वो मेरे पास हो, और जो हमें चाहिए वो सामने वाले के पास हो, तभी बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज हो पाता था। मतलब आप मेरी बात समझ रहे होंगे। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज तभी हो पाता था जब जो हमारे पास, जो हमको चाहिए वो सामने वाले के पास हो, और जो सामने वाले को चाहिए वो मेरे पास हो। ठीक है ना। तो बार्टर सिस्टम तभी हो पाता था। और ऐसा बहुत ही रेयरली होता है कि क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम में ऐसा बहुत एक
और ऐसा बहुत रेयरली होता है कि जो सामने वाले को चाहिए वो मेरे पास है, और जो उसे चाहिए वो जो हमें चाहिए वो उसके पास हो, ठीक है ना। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मतलब आप समझते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मतलब यही होता है कि मतलब जो सामने वाले को चाहिए वो मेरे पास हो, और जो मुझे चाहिए वो सामने वाले के पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो तभी तो भाई एक्सचेंज होगा। और अगर जब सामने वाले के पास जो हमें चाहिए वो सामने वाले के पास है नहीं, तो मैं उससे एक्सचेंज क्यों करूंगा, ठीक है ना। तो इस वजह से बार्टर सिस्टम हो पाता था। और सबसे पहली बात, ये चीज़ बहुत ही रेयर होती है। ये बहुत क्या एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि मतलब बहुत ही रेयर चीज़ है कि जो सामने वाले को चाहिए वो मेरे पास है, और जो हमें चाहिए वो सामने वाले के पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो तभी क्या होता था कि तभी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एक सबसे बड़ा लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम का। क्यों? क्योंकि दो वांट्स आपस में कोलाइड बहुत ही रेयरली करती हैं। दो वांट्स आपस में कोलाइड बहुत ही रेयरली करती हैं, मतलब सामने वाले की वांट मेरे पास हो और जो मुझे चाहिए वो सामने वाले के पास हो, ऐसा बहुत ही रेयरली होता है। इस वजह से ही आगे चल के बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक बनता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ठीक है ना। आज के टाइम क्या है, आज के टाइम ऐसा नहीं। आज के टाइम क्या है भाई, मुझे कोई चीज़ पसंद है तो मैं सीधे पैसे दूंगा और उसे खरीद लूंगा, ठीक है ना। बट पहले के टाइम क्या होता था कि जो चीज़ क्या कहते हैं आपको पसंद है, अगर वो सामने वाले के पास है, ठीक है, तो उसे जो चाहिए उसके वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। तभी वो आप एक्सचेंज कर पाओगे, उसे जो आप नीड होगी वो भाई, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि मतलब दो वांट्स आपस में कोलाइड करनी चाहिए थी पहले, और ऐसा पहले होता नहीं था, जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। फिर ढूंढते थे लोग कि कौन ऐसा है जो मुझसे वीट ले ले और राइस मुझे दे दे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप हैं, तो आप कह रहे हैं कि मुझसे कोई वीट ले ले और मुझे राइस दे दे, तो ऐसा बहुत रेयरली होगा ना कि जो आपसे कोई वीट ले ले और राइस दे दे, ठीक है ना। और सामने वाले को चाहिए कि वो राइस बेचने को तैयार है, बट उसे चाहिए हॉर्स, ठीक है ना। तो वो ऐसा कोई बंदा ढूंढेगा जो उससे राइस ले दे हॉर्स दे दे, ठीक है ना। तो आपस में दो वांट्स कोलाइड आपस में बहुत ही रेयरली करते हैं। मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे कि आपस में दो वांट्स आपस में कोलाइड मतलब कोइंसिडेंस ही एक बहुत ही रेयर होता है, ये कि सामने वाले को जो चाहिए वो आपके पास हो और आपको जो चाहिए वो सामने वाले के पास हो, ठीक है ना। तो बार्टर सिस्टम को सबसे पहली बात हम लोग सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीसी इकोनॉमी बोलते हैं। कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी भी बोलते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा भी है। कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी में क्या होता था? कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी में गुड्स फॉर एक्सचेंज फॉर गुड्स होते थे, इसको हम लोग बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है बार्टर सिस्टम का? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, इस पैरा में बस इतना ही लिखा है कि जो सामने वाले को चाहिए वो मेरे पास हो, और जो उसको चाहिए जो हमें चाहिए वो उसके पास हो, ठीक है ना। तो ऐसा बहुत ही रेयरली होता था, ठीक है ना। इस वजह से बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा क्या है, ये लिमिटेशन है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखा है देखिए, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट implies that two individuals are in possession of such goods which they are willing to exchange for the satisfaction of their want, but it's not always simple। वही बात है। देखिए एक एग्जांपल भी लिखा है कि it is not simple to find a person who want your horse at the time has a cow that you want। Accordingly, under the barter system, exchange remain extremely limited। यही बात बोल रहा है कि मान लीजिए क्या कहते हैं कि सामने वाले को हॉर्स चाहिए और आपको क्या चाहिए, काऊ चाहिए, तो आप उसी को तो सेल करोगे जो आपसे काऊ ले ले, ठीक है ना। एग्जाम्पल कोई भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो उतना आप चिंता मत करिए, बस इतना समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता था कि दो वांट्स आपस में कोलाइड करनी चाहिए, मतलब सामने वाले को जो चाहिए वो आपके पास होना चाहिए, और आपको जो चाहिए वो सामने वाले के पास होना चाहिए, और ऐसा बहुत ही लिमिटेड होता था, ठीक है ना। तो जिस वजह से बार्टर सिस्टम सबसे बड़ा क्या था, ड्रॉबैक था, ठीक है। अब देखिए, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। भाई कॉमन यूनिट कोई नहीं थी, एक कोई कॉमन यूनिट नहीं थी, मेजर ऑफ वैल्यू करने की कॉमन यूनिट नहीं थी। आज के टाइम पैसा है तो आज के टाइम कॉमन यूनिट है। भाई कोई भी चीज़ चाहिए तो पैसे के थ्रू हम लोग उसको ले लेते हैं, या पैसे के थ्रू हर चीज़ की आज के टाइम वैल्यू मेजर हो जाती है, ठीक है। बट पहले क्या था, पहले मान लीजिए आपको हॉर्स चाहिए, ठीक है, और आपके पास काऊ है, ठीक है, और सामने वाले के पास क्या है, सामने वाले के पास वीट है और उसे चाहिए राइस, ठीक है। तो आप अब वो क्या कर रहा है देखिए,
वीट उसको वीट सेल करके उसे क्या चाहिए, राइस चाहिए, ठीक है ना। और हॉर्स ये इनको सेल करके क्या चाहिए, काऊ चाहिए। तो हॉर्स की किस में ये वैल्यू मेजर कर रहे हैं, हॉर्स की वैल्यू मेजर कर रहे हैं काऊ में, मतलब कि आप समझ रहे हैं अभी तो ये हॉर्स की वैल्यू काऊ में मेजर कर रहे हैं और ये वीट की वैल्यू किस में मेजर कर रहे हैं, राइस में। मतलब कि जितने कमोडिटीज होते थे पहले उतनी वैल्यू में यूनिट ऑफ वैल्यू बन जाती थी, मतलब कि कोई एक यूनिट नहीं थी कि किससे हम वैल्यू मेजर कर सके, ठीक है ना। आप समझ रहे होंगे कि कोई एक वैल्यू नहीं थी जिससे हम किसी चीज की वैल्यू मेजर कर सके, कोई एक यूनिट नहीं थी, कोई एक यूनिट नहीं थी जिससे हम चीजों की वैल्यू मेजर कर सके, मतलब कि जो गुड्स होते थे उन्हीं से ही आपस में वैल्यू मेजर हो जाती थी। आज के टाइम क्या है, आज के टाइम अगर आपको बुक खरीदनी है तो आप हाँ एक उसकी वैल्यू है कि हाँ एक 10 रुपए की, 20 रुपए की, 30 रुपए की बुक है, तो आज के टाइम पैसे से उसकी वैल्यू मेजर करी जाती है। बट पहले के टाइम क्या था, पहले के टाइम गुड्स थे, तो गुड्स के बदले गुड्स, तो गुड्स ही वैल्यू मेजर करते थे, मतलब कि उसके जो सामने वाले की वैल्यू है वो गुड उस एक दूसरे गुड में वैल्यू उसकी मेजर हो जाती थी। तो मतलब पहले के टाइम क्या था, और गुड्स ही बहुत ज्यादा होते हैं, तो ऐसे के क्या होता है कि एक कोई कॉमन यूनिट नहीं था, एक कोई कॉमन यूनिट नहीं था, जितने गुड्स होते थे उतनी यूनिट होती थी। तो इस वजह से ये बहुत दिक्कत हो जाती थी कि कोई एक स्पेसिफिक यूनिट नहीं थी जिससे हम चीज़ों को बता सकें कि इसकी ये वैल्यू है, इसकी ये वैल्यू है भाई जित और जो चीज़ लोग ले आए उसी के, जैसे काऊ की वैल्यू है जो बैफेलो में मेजर कर दी जा रही, हॉर्सेस की वैल्यू राइस के थ्रू मेजर करी जा रही, तो एक कोई कॉमन यूनिट नहीं थी। आज के टाइम क्या, मनी एक कॉमन यूनिट है, तो मनी के आने से एक कॉमन यूनिट हमें मिली और हमें अकाउंटिंग करने में बहुत आसानी हुई, ठीक है ना। अब देखिए लिखा है कि डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, बार्टर सिस्टम में हमें फ्यूचर पेमेंट करने में या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट करने में बहुत ही दिक्कत होती थी। आज के टाइम क्या है, आज के टाइम जैसे 10,000 रुपये चाहिए आपको, तो मैंने आपको सीधे सीधे ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। बट पहले क्या था, पहले जैसे आपको मान लीजिए टेबल चेयर या आप क्या कहते हैं कि कोई भी राइस, जैसे आपने मुझसे राइस लिया और मैंने आपको हॉर्स दे दिया, तो हॉर्स आप बाद में कैसे दोगे, या क्या कहते हैं कि मैंने आपको राइस दे दिया, मैंने कहा कि आप मुझे हॉर्स दे दीजिए और मैं आपको राइस परसों नरसों दे दूंगा। तो राइस आपको पहुंचाने में, मैं आपको जैसे पहुंचाऊंगा राइस, तो क्या होगा, राइस पहुंचाने में आपको सबसे पहली बात स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है, और मुझे कितनी फिर दिक्कत होगी राइस पहुंचाने में आपके यहाँ तक, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि जब हम कोई चीज़ एक्सचेंज करते थे तो उसमें बहुत डिफिकल्टी होती थी, फ्यूचर पेमेंट करने में बहुत डिफिकल्टी होती थी कि भाई ये चीज़ें हम कैसे पहुंचाएंगे, कैसे क्या कहते हैं दिक्कतें होती थी कि भाई आप स्टोर करेंगे या क्या कहते हैं बोल दीजिए आप फ्यूचर पेमेंट की भाई बाद में देने में कितनी दिक्कत होगी, क्योंकि इतना आसान तो है नहीं कोई राइस किसी के यहाँ पहुँचा देना, पूरा एक ट्रक करिए फिर उसके बाद उसे उसके यहाँ भेजिए, ठीक है ना। तो फ्यूचर के मनी एक बहुत ही आसान तरीका होता है फ्यूचर पेमेंट करने का। गुड्स के थ्रू आप फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि देखिए यहाँ लिखा है, वुड यू डिसाइड टू पे हिम इन टर्म्स ऑफ टेबल चेयर, इन टर्म्स ऑफ राइस और इन टर्म्स ऑफ ड्रग और चॉकलेट, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। और वही मतलब बात है कि फ्यूचर पेमेंट आप गुड्स के टर्म्स में कर रहे हो तो बहुत दिक्कत होती है। जैसे आपने कहा कि बाद में मैं आपको 10 शेयरें दे दूंगा, आपने मुझे 10 फीट दिए हैं आज, 10 जो बोरियां हैं राइस की दी हैं आपने, आपको मैं बाद में 10 बोरी वीट की दे दूंगा। तो अब 10 बोरी वीट को आप समझिए फ्यूचर में आप पेमेंट करेंगे 10 बोरी जिसकी भी आपको देनी है 10 बोरी वीट की, तो आप क्या कहते हैं समझिए मतलब उसे ट्रांसफ़र करेंगे, ले जाएँगे, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट करेंगे तो कितना ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है ना? तो फ्यूचर पेमेंट करने में बाटा सिस्टम गुड्स को ट्रांसफ़र करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी। और दूसरी बात डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में गुड्स को स्टोर करने में बहुत दिक्कत होती थी। वही बात है कि मान लीजिए आप राइस कहीं से खरीद के लाए तो आप कहीं स्टोर करके रख रहे हो, तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या गोडाउन कॉस्ट जो भी है आपकी लगेगी कि नहीं लगेगी, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। और मान लीजिए क्या कहते हैं कोई मशीन आप खरीद के लाए तो नेचुरल कोई डिज़ास्टर आ गया तो कैपिटल लॉस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती थी जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम के ये सारे लिमिटेशन थे और बार्टर सिस्टम हमारा ख़त्म हुआ, ठीक है ना। ये सारी आप एक बार पढ़िएगा या आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए डिड यू नो इट में क्या लिखा है, मनी हैज़ लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ एक्सचेंज। देखिए मनी के आने से क्या हुआ, मनी के आने से एक्सचेंज बढ़ गया, लोग आपस में एक्सचेंज करने लगे। पहले की क्या था, बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज लिमिटेड हो पाता था, एक्सचेंज क्या हो पाता, लिमिटेड हो पाता था, और मनी के आने से क्या हुआ, एक्सचेंज हमारा बढ़ गया। दूसरी बात, एक्सपेंशन ऑफ एक्सचेंज हैज लेड टू द मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और एक्सचेंज जब ज़्यादा होने लगा तो गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट भी एक्सपेंड हो गई। भाई जब
लोग ज़्यादा एक्सचेंज करने लगे, लोग ज़्यादा खरीदने लगे, मनी जब डिस्कवर हो गया तो उससे क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट एक्सपैंड हो गई। जैसे ही गुड एंड सर्विसेज की मार्केट एक्सपैंड हुई तो आउटपुट हमारा बढ़ गया, और जैसे ही हमारा आउटपुट बढ़ा तो जीडीपी बढ़ गई, जिसकी वजह से हमारी कंट्री की ग्रोथ होने लगी। तो मनी के आने से कितना फ़ायदा हुआ ये आप डिड यू नो इट में पढ़ सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ एक हॉट्स लिखा है कि मनी के आने से सेल एंड परचेज अलग अलग हो गई। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज सेपरेटेड द सेल एंड परचेज। भाई पहले क्या होता था, पहले एक ही आदमी सेल करता था, एक ही आदमी परचेज करता था। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे वीट चाहिए और मैं राइस सेल करना चाहता हूँ और मुझे वीट चाहिए। तो मैं राइस को क्या कर रहा हूँ, राइस को सेल कर रहा हूँ और व्हीट को परचेज कर रहा हूँ। तो पहले क्या होता था, बाटा सिस्टम में एक ही आदमी सेल करता था, एक ही आदमी परचेज करता था। बट अब क्या हुआ, अब मनी के आने से क्या हुआ, सेल अलग होती है, परचेज अलग होती है। सेल अलग होने लगी और परचेज अलग होने लगी। अब मैं या तो एक टाइम पे सेल करता हूँ या तो एक टाइम पे परचेज करता हूँ, एक टाइम में दोनों चीजें नहीं करते। तो मनी के आने से सेल एंड परचेज सेपरेट हो गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ध्यान रखिएगा इसको। फॉर्म्स ऑफ मनी, सबसे पहली बात फियाट मनी और फिड्यूसरी मनी। फियाट मनी क्या होता है, फियाट मनी वो मनी है जिसको एक लीगल अथॉरिटी ने इश्यू कर रखा है। फियाट मनी कौन सा मनी है, जिसको एक लीगल अथॉरिटी ने इश्यू कर रखा है, लोग उसे लेने से मना नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक लीगल टेंडर है, ठीक है। मतलब फियाट मनी वो मनी है जिसको एक लीगल अथॉरिटी ने इशू कर रखा है और लोग उसे लेने से मना नहीं कर सकते। जैसे कि आज के टाइम जो करेंसी चलती है वो फियाट मनी के अंदर आती है। जैसे जो भी आपके पास करेंसी है वो फियाट मनी के अंदर आती है, क्योंकि उससे कोई लेने से मना नहीं कर सकता। और गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं, एक इशू कर रखा है, गवर्नमेंट ने उसे अथॉरिटी ने इशू कर रखा है, ठीक है ना। फिड्यूसरी मनी क्या है, फिड्यूसरी मनी क्या है, लोग लेने से मना कर सकते हैं। फिड्यूसरी मनी तभी लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई। फिड्यूसरी मनी जो है ट्रस्ट में लिया जाता है, पेयर और पेई के बीच में जो ट्रस्ट होता है उसी बेसिस में लिया जाता है। जैसे कि चेक हो गया, अब आप चेक किसी को देने जाओगे तो आपसे वो नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि उसे ट्रस्ट नहीं है कि चेक बाउंस हो जाएगा। फिड्यूसरी मनी तभी लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, और फिड्यूसरी मनी को किसी लीगल अथॉरिटी ने नहीं इशू कर रखा है। अब जैसे कि चाय वाले को आप चेक देने जाएंगे तो अब वो मना कर देगा, बट आप मुझे अगर चेक में पेमेंट करते हैं तो मैं, हाँ ट्रस्ट है आपस में, मैं आपको जानता हूँ, ठीक है, तो मैं आपसे चेक के थ्रू पेमेंट ले लूँगा, ठीक है ना। तो फियाट मनी क्या है, जिसको एक लीगल अथॉरिटी ने इशू कर रखा है और जो क्या कहते हैं कि मतलब आज के टाइम जैसे यूज़ करा जाता है, ठीक है। और दूसरी बात फिड्यूसरी मनी क्या है, जिसको एक लीगल अथॉरिटी ने नहीं इशू कर रखा है, वो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, पेयर एंड पेई के ट्रस्ट के बीच में ये बिहाफ में एक्सचेंज होता है, मनी यूज़ करा जाता है, ये चीज़। और देखिए, अब फ्यूल बॉडी मनी क्या होता है, फुल बॉडी मनी मतलब होता है कि जिसमें, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये देखिए लिखा है, फुल बॉडी मनी क्या है, जिसमें मनी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू होती है। फुल बॉडी मनी क्या है, जिसमें मनी वैल्यू किसके इक्वल होती है, मनी वैल्यू किसके इक्वल होती है, कमोडिटी वैल्यू के इक्वल होती है, ठीक है। अब मनी वैल्यू क्या है, मनी वैल्यू मान लीजिए आपके पास 5 रुपए का नोट है, तो 5 रुपए का नोट में जो वैल्यू है, 5 रुपए का, 5 रुपए है ना, जो 5 रुपए नोट में वैल्यू लिखी है तो वो 5 रुपए मनी वैल्यू हो गई। और कमोडिटी वैल्यू मतलब होता है लागत, ठीक है। मान लीजिए 5 रुपए का जो नोट बना है उसकी लागत भी 5 रुपए है, ठीक है ना। तो जब क्या कहते हैं, कमोडिटी वैल्यू किसके इक्वल होती है, मनी वैल्यू के। कमोडिटी वैल्यू किसके इक्वल होती है, मनी वैल्यू के होती है। मतलब कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो लागत लगी नोट को बनाने में, वो मनी वैल्यू के जितना नोट में लिखा हुआ है उसके इक्वल है। तो वो क्या होता है, वो हमारा होता है फुल बॉडीड मनी। क्या होता है, फुल बॉडीड मनी। और क्रेडिट मनी क्या होता है, क्रेडिट मनी आज के टाइम चलता है। पहले फुल बॉडी मनी चलते थे बट आज के टाइम क्रेडिट मनी चलता है। क्रेडिट मनी में क्या होता है, क्रेडिट मनी में मनी वैल्यू ज़्यादा होती है और कमोडिटी वैल्यू कम होती है। कमोडिटी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। जैसे कि मान लीजिए आज के टाइम कोई भी करेंसी देख लीजिए, 2000 रुपये का मान लीजिए नोट देख लीजिए, तो 2000 रुपये का नोट है, उसकी मनी वैल्यू ज़्यादा है, बट कमोडिटी वैल्यू उसकी कितनी होगी, लागत कितनी लगी होगी, मुश्किल से 5 रुपये, ठीक है ना। तो कमोडिटी मनी वैल्यू ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू किसमें होता है, क्रेडिट मनी में, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ये आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यू ऑफ मनी एंड कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। वही बात है, वैल्यू ऑफ मनी और कमोडिटी वैल्यू। वैल्यू ऑफ मनी मतलब क्या है, जो नोट में लिखी है वैल्यू। और कमोडिटी वैल्यू मतलब क्या है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, नोट को बनाने में जो लागत आई है वो चीज़, ठीक है। अब देखिए लिखा है कि कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन व्हेन मनी प्लेस नो रोल व्हाटसोएवर। आप लोग कोई सिचुएशन एक डिसाइड कर सकते हैं जिसमें मनी कोई रोल नहीं प्लेस करता है। मनी प्लेस नो रोल इन अ सिचुएशन व्हेन देयर इज नो एक्सचेंज मनी। तब भाई लिखा है यहाँ, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन व्हेन मनी मैन
व्हेन मनी प्लेज नो रोल व्हाट्सोएवर, मनी कोई रोल, एक कोई ऐसी सिचुएशन आप सोच सकते हैं जिसमें मनी कोई रोल नहीं प्ले करता है। मनी तभी नहीं रोल प्ले करेगा जब हम लोग कोई एक्सचेंज ही नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, आइलैंड में रहता है, सर्वाइविंग ऑन आइलैंड विदाउट एनी एक्सचेंज, तो उस केस में मनी कोई रोल नहीं प्ले करेगा भाई। एक फालतू की सिचुएशन दे रखी है। वाई, क्या लिखा है कि वाई पीपल होल्ड नोट एंड कॉइन व्हेन इट इज क्लियर दैट इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या होता है, कमोडिटी वैल्यू, ठीक है, ऑफ नोट एंड कॉइन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है कि वाई पीपल होल्ड नोट, लोग नोट और कॉइन क्यों रखते हैं जबकि उनको पता है कि जो उसकी कमोडिटी वैल्यू है, मतलब कि जो उसकी लागत है, एंड कॉइन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है, बिकॉज नोट एंड कॉइन आर लीगल टेंडर। लोगों को पता है कि भाई मान लीजिए उसकी कमोडिटी वैल्यू बिल्कुल नेग्लिजिबल है, उसको लागत लगाने, किसी भी नोट को बनाने में लागत बिल्कुल भी नहीं लगी है, बट नोट की क्या है, नोट की एक लीगल टेंडर, नोट को हम किसी भी कहीं जाके एक्सचेंज कर सकते हैं। एक लीगल टेंडर, लीगल टेंडर मतलब क्या है, लीगली कोई भी उसे एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी उसे डिनाई नहीं कर सकता है। आज के टाइम जो भी करेंसी है उसमें गवर्नमेंट की क्या है, लीगल टेंडर है, ठीक है ना। तो लीगल टेंडर कोई भी उसे एक्सेप्ट करने से डिनाई नहीं कर सकता है। दीज आर फियाट मनी, इसी को हम फियाट मनी भी बोलते हैं। फियाट मनी क्या होता है, जिसको गवर्नमेंट ने इशू कर रखा है, जो कोई लेने से मना नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो वही, और अगर कोई लेने से मना कर सकता है तो ये अनलॉफुल होगा, एक्सेप्ट नोट एंड कॉइन फॉर रिसिप्ट एंड पेमेंट, ठीक है ना। तो यही बात मैं बोल रहा हूँ कि लोग कमोडिटी वैल्यू इसलिए रखते हैं क्योंकि उसे गवर्नमेंट ने इश्यू कर रखा है भाई। वो कोई चीज़ परचेज करेंगे तो उसके थ्रू वो चीज़ वो उसे दे सकते हैं पैसे, ठीक है ना। भले चाहे कमोडिटी वैल्यू जीरो हो, बट लोग आज के टाइम करेंसी इसीलिए रखते हैं क्योंकि उसकी कोई गवर्नमेंट ने उसे इशू कर रखा है, गवर्नमेंट ने, अथॉरिटी ने इशू कर रखा है कि हाँ आप कहीं जाते हैं, अगर आप ये पैसा देते हैं तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो गवर्नमेंट ने, अथॉरिटी ने इशू कर रखा है, गवर्नमेंट ने इशू कर रखा है, और वो एक फियाट मनी के अंडर आता है, ठीक है ना। एक लीगल टेंडर, लोग लीगली उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई डिनाई नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग नोट रखते हैं, ठीक है। भले चाहे उसकी वैल्यू बिल्कुल 0.05 हो, बिल्कुल 5 पैसे लगाओ नोट को बनने में, बट हम क्यों रखते हैं, क्योंकि उसके लिए एक वैल्यू है भाई, हम कोई चीज़ उससे परचेज कर सकते हैं इस वजह से, ठीक है। तो इसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी, सबसे पहले बात ये समझ लीजिए, सप्लाई ऑफ मनी मतलब होता है, मैं इसको ऊपरी ऊपर बताता हूँ। सप्लाई ऑफ मनी, पहली बात, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट मतलब होता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम, आपको मैंने नेशनल इनकम बताया था। सप्लाई ऑफ मनी क्यों एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी मतलब होता है कितना पैसा लोगों के पास है। इट इज इंपॉर्टेंट, देखिए लिखा है, सप्लाई ऑफ मनी रिफर टू द टोटल स्टॉक मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी मतलब क्या है, कितना पैसा लोगों के पास है, ठीक है, कितना पैसा लोगों के पास है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। सप्लाई ऑफ मनी मतलब होता है कि लोगों के पास कितना पैसा है, ये समझिएगा। सप्लाई ऑफ मनी ये ना समझिएगा मनी की सप्लाई हो रही है, ठीक है ना। सप्लाई ऑफ मनी मतलब होता है कितना पैसा लोगों के पास है। सप्लाई ऑफ मनी में ये नहीं आता है कि गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है, और ना कि सप्लाई ऑफ मनी में ये आता है कि बैंकिंग सिस्टम के पास कितना पैसा है, क्योंकि गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम क्या है, सप्लायर ऑफ मनी है, ठीक है ना। और सप्लाई ऑफ मनी में सिर्फ आता है क्या, कि जो पैसा लोगों के पास है, एंड द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द सप्लायर ऑफ मनी इज नेवर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री। वही बात लिखी है कि सप्लाई ऑफ मनी में मतलब होता है कितना पैसा लोगों के पास है, और ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। सप्लाई ऑफ मनी में हम कितना पैसा गवर्नमेंट के पास है, कितना पैसा बैंकिंग सिस्टम के पास है, उनको इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि ये दोनों सप्लायर ऑफ मनी है। सप्लाई ऑफ मनी मतलब होता है कि कितना पैसा लोगों के पास है, गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम सप्लायर ऑफ मनी, या यहाँ लिखा था, देखिए यहाँ लिखा है सप्लायर ऑफ मनी, ठीक है। सप्लायर ऑफ मनी को हम कभी सप्लाई ऑफ मनी नहीं मानेंगे, ठीक है ना, दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है। फोकस जोन पढ़िएगा, हॉट्स पढ़िएगा, हु आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी, ठीक। कौन प्रोड्यूस करता है मनी, गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है भाई, बैंकिंग सिस्टम प्रोड्यूस करती है, सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक दोनों प्रोड्यूस करती है, बट कॉमर्शियल बैंक नोट नहीं प्रिंट करती। कॉमर्शियल बैंक विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट वो कमाती हैं, लेंड करती हैं, जब पैसा जो प्रॉफिट कमाती हैं उसके थ्रू पैसा क्रिएट करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। और सेंट्रल बैंक क्या करती है, नोट सीधे सीधे अच्छा प्रिंट करती है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट, बैंकिंग सिस्टम एंड सेंट्रल बैंक तीनों मनी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।